नमस्कार। लोक कहानियों के क्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। जीवन को समझने के लिए किस्से कहानियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि हम उन कहानियों की मार्मिकता को समझ पाएं और अपने जीवन में ढाल पाएं। दूसरों के दुख को समझ पाना तब तक आसान नहीं होता जब तक कि हम खुद उस तकलीफ से नहीं गुजरते हैं, पर कहानियाँ हमें एक ऐसा मौका देती है जहाँ हम बिना उस तकलीफ से गुजरे दूसरों की भावनाओं या समाज में फैली रीतियों और कुरीतियों का आकलन कर सकें। अपनी सोच के इस क्रम में हम नागालैंड की लोक कथाओं को आपके सामने लाएंगे और आपके साथ ही हम भी उस संस्कृति को समझ पाएंगे जहां आदिम समुदाय के लोग अपने बच्चों को किस प्रकार नैतिक शिक्षा देते हैं। तो चलिए आप एक प्रसिद्ध लोक कथा सुनिए जो नागा लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत पुरानी बात है। जलियांग गांव में एक लड़का रहता था। अभी यह छोटा ही था कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बालक के चाचा उसे अपने घर ले आए। बालक वहीं पलने लगा। उस बालक के परिश्रम और अच्छे स्वभाव के कारण चाचा उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु उस बच्चे को मिलने वाले प्यार दुलार के कारण चाचा की बेटी मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। कोई और चारा न देख उस लड़के ने अपने मित्रों से बात की तो मित्रों ने अनाज और अन्य साधनों से उसकी सहायता की। उस लड़के के संपन्न मित्र कठिनाई पड़ने पर उसकी सहायता करते रहते थे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि धीरे धीरे उनके परिवारों का कर्ज बढ़ता रहा। दोस्तों के परिवारों से लिया गया उधार उस बालक को परेशान कर रहा था। एक दिन उस बालक ने अपने चाचा से बात की, कर्ज चुकाने के लिए क्या किया जाए। दोनों चाचा भतीजे में विचार विमर्श हुआ। चाचा खुद को घर के बुरे समय के लिए जिम्मेदार मानते थे और दूसरा यह कि वे बालक की चिंता से बहुत परेशान थे। बालक ने अपने चाचा जी को समझाया कि परिवार पर जब कष्ट आता है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी घर के हर सदस्य की होती है। अब चाचा जी, मैं तो आपके अतिरिक्त किसी को अपना पिता नहीं मानता। अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो मुझे अपने इस बेटे को बताइए कि मैं क्या करूं कि घर की स्थिति सुधर जाए। बालक की बात सुनकर चाचा भावुक हो उठे और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले कि अगर ज्वार की खेती करना संभव हो तो एक ही बार में कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका सकते हैं। बालक ने चाचा से ज्वार की अच्छी फसल पाने के उपाय पूछे और भरपूर फसल उगाने का संकल्प लेकर काम में जुट गया। उस दिन से उसका अधिकांश समय खेतों में ही व्यतीत होता था। ठंड, धूप, आंधी, पानी, रात दिन किसी की भी परवाह नहीं थी उसे। वह तो बस पूरी मेहनत करने में जुटा रहता था ताकि खेतों में जब वह ज्वार की फसल घर लाए तो अनाज का गोदाम इस तरह भर जाए कि चाचा अपने सारे कष्ट भूल जाएं और सारा कर्ज चुकता हो जाए। कितना समय बीत गया इसका पता उस बालक को तब चला जब उसके खेतों में ज्वार की फसल पककर तैयार हो गई। खेतों में जहाँ तक दृष्टि जाती थी पकी फसल का सुनहरा रंग दिखाई देता था। पूरे गांव में किसी के भी खेतों में इतनी अच्छी फसल नहीं थी। चाचा भी अपने बच्चे को परिश्रम की प्रशंसा सुनकर गर्व से भर उठते थे। अब फसल काटने की बारी थी, लेकिन अकेले सारा अनाज काटकर खलिहानों तक लाना, उसका भंडारण करना बालक के लिए अत्यंत कठिन कार्य था। गांव में सब अपने अपने कार्य में जुटे थे और वैसे भी खेतों में उपजे अनाज को देखकर सभी में ईर्ष्या का कुछ न कुछ अंश तो दिखाई दे ही रहा था। इसलिए बहुत आग्रह करने पर भी सबने बाद में देखेंगे, अभी अपना काम तो कर लें कहकर मुंह मोड़ दिया। बालक के पास कोई रास्ता नहीं था, सो वह अपनी चचेरी बहन से खेतों में चलकर सहायता करने के लिए कहा। बहन ने अपमान करते हुए मना कर दिया और कहा कि वो अपने संपन्न मित्रों को बुलाए और उससे कोई अपेक्षा न रखे। बहन के कलह प्रिय स्वभाव को वह जानता था, इसलिए उसने चुपचाप सिर झुकाया और जी अच्छा
कहकर मित्रों को बुलाने चला गया। उसके जी अच्छा में बहन को उस बालक के घमंडी होने का आभास हुआ। वास्तव में हर व्यक्ति अपने स्वभाव और दूसरों के प्रति अपनी धारणा के अनुसार ही अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, उनके कथन का अर्थ लगाता है। इसलिए तो हर कहे गए शब्द का सुनने वाला कई बार अलग अलग ही अर्थ निकालता है। वह बालक खेतों में लहलहाते फसल को अपने अनाज भंडार में लाकर लोगों के ऋण से मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जीने का सपना देखने लगा। उस लड़के ने मन ही मन नाप तौल कर जान लिया था कि उसकी बहन कितनी भी झगड़ालू हो, पर उसने ठीक ही कहा कि मित्रों की सहायता लेकर काम को निपटाए, क्योंकि दोनों भाई बहन मिलकर फसल काटेंगे और अनाज को स्टोर करेंगे तो 20 से 25 दिन लग जाएगा, परंतु हम 5 मित्रों को 10 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। हाँ, सभी मित्रों तक पहुंचकर उनको बुलाने में 4-5 दिन अवश्य लगेगा। गांव वापस पहुंचने में उसे 4 दिन लगे, मगर वह प्रसन्न था क्योंकि सभी मित्र खेतों में काम करने वाले अपने कुशल कार्यकर्ताओं को भी साथ ले आए थे। वह जानता था कि पूरे कार्य में अब सप्ताह भी नहीं लगेगा। बहुत खुश होकर वह सीधे अपने खेतों की ओर गया। उसके मित्र भी उसके साथ थे, जो उसके परिश्रम का परिणाम देखना चाहते थे। वह अपने मित्रों के साथ लगभग दौड़ते हुए खेतों में गया, परंतु खेतों के निकट पहुंचकर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। साथ में आए सभी दोस्त आश्चर्यचकित और डरे हुए थे। सभी की खुशी और हंसी भयानक सन्नाटे में बदल गई थी, क्योंकि अब उन खेतों में लहलहाते अनाज की सुंदर बालियां नहीं, बल्कि जली हुई राख फैली थी। लड़के के रोने का स्वर धीरे धीरे मौन हो गया। वह फटी फटी आंखों से खेतों को देखते हुए राख को मुट्ठी में उठाकर अधजले दानों को अलग करने लगा। मित्रों ने उसे उठाया और समझाने लगे। सभी पास के चट्टान में बैठे ही थे कि कुछ गांव वाले उनके पास आकर बोले, बेटा, तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर हम इधर आए हैं। जो होना था सो हो गया, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुमने इन खेतों में नए प्राण भरकर पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाई थी, पर ईर्ष्या के आग ने सब कुछ भस्म कर दिया। मित्रों ने भी समझाया कि अब धीरज रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। गांव वालों की बातें सुनकर एक मित्र बोल ही पड़ा कि प्रकृति की शक्तियों के आगे हम जितने बेबस हैं, उतने बेबस हम दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों के आगे हो जाते हैं। पिता के द्वारा चचेरे भाई की प्रतिदिन की जाने वाली प्रशंसा ने उसे इतना ईर्ष्यालु बना दिया कि क्रोध के आनंद में उसने खड़ी लहलहाती फसल को आग लगा दी। वह बालक अपने होश में नहीं था। उसके सारे सपने किसी के ईर्ष्या की आग में जल गए थे। रात के गहरे अंधकार में वह जागा और सबको सोता छोड़ बिना कुछ कहे चल पड़ा। उसे सुख दुख भूख प्यास किसी का भी आभास नहीं था। वह बस चल रहा था। कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई भी विचार उसके मन में नहीं था। बस वह तो चलता ही जा रहा था। चलते चलते नागालैंड की ऊंची चोटी जापफू की पर्वत श्रेणियों को पार कर अपने गांव से बहुत दूर निकल गया। जापफू पर्वत श्रृंखलाओं के इस पार किग्वेमा गांव में 2 मित्र रहते थे, पफूका और सीखा। दोनों मित्रों में पफूका के 2 पुत्र 1 पुत्री थी। सीखा के अपने कोई संतान नहीं थे और वह उसकी पत्नी पफूका के बच्चों को ही अपनी संतान मानते थे। दोनों मित्र हर एक काम में एक दूसरे का हाथ बटाते थे। सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। दोनों दोस्त जब लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए तो बातें करते हुए घने पेड़ों के बीच पहुँचे। दोनों ने खाना खाया, फिर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद लकड़ी काटने में जुट गए। लकड़ी काटते काटते उन्होंने सुना कि काई बहुत ही सुरीले स्वर में दर्द भरा गीत गा रहा है कि कोई बहुत ही सुरीले स्वर में दर्द भरा गीत गा रहा है। घने जंगल में गीत के मीठे उदास स्वरों ने उन्हें बांध सा दिया था। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर मौन स्वीकृति ले अपने अपने काम को वहाँ रोककर
उस सुरीली आवाज़ की ओर चल दिए। लकड़ी काटने के ठक ठक की ध्वनि के रुकते ही गीत के स्वर भी घने जंगल में गुम हो गए। दोनों मित्रों ने आसपास बहुत खोजा, पर कहीं भी कोई नहीं मिला। शाम हो गई थी। दोनों मित्र जंगल से वापस लौट आए। उस दिन के बाद वे दोनों मित्र जंगल के उसी भाग में लकड़ी काटने जाते। रोज उन्हें दर्द भरे सुरीले स्वर सुनाई देते, परंतु गाना कौन गा रहा है नहीं खोज पाते, क्योंकि जब तक वे दोनों लकड़ी काटते रहते, गीत के स्वर भी पूरे जंगल में गूंजते, परंतु कार्य रोकते ही स्वर भी गायब हो जाते। लगभग 4 दिन इसी तरह बीत गए। 5वें दिन दोनों मित्रों ने सलाह किया। उस एक मित्र ने लकड़ियाँ काटना प्रारंभ किया और जब सुरीले गीत के स्वर वातावरण में गूंजने लगे, तब दूसरा मित्र चुपचाप उस गीत के गायक को खोजने निकल पड़ा। आखिरकार वह उस बड़े पेड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ। उसने ऊपर देखा तो वहाँ एक किशोर बालक आंख बंद किए पूरी तन्मयता से गाने में मग्न था। बेटा नीचे आओ। सुनते ही वह गीत रोककर चुपचाप नीचे आ गया। यह वही जिनियांग गांव का परिश्रमी बालक था, जो अपने साथ घटी घटनाओं के कारण चेतना शून्य हो गया था। अपने सामने बड़ी उम्र के व्यक्ति को देखकर किशोर अपने स्वभाव के अनुसार सिर झुकाकर आज्ञा का पालन कर रहा था, पर उसकी स्मृतियों में अब केवल अपने माता पिता की यादें ही उभर रही थीं। वे यादें जिनको किशोर होते होते कहीं पीछे छोड़ आया था। जंगल की प्रकृति की इस गोद में उसे अपना बचपन फिर से याद आ गए थे। पफूखा और सीखा दोनों ने उससे प्यार से पूछा, वह कौन है, कहाँ से आया है, परंतु जिन प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं मालूम था, उनका उत्तर क्या देता। दोनों मित्रों ने बालक की दशा देखकर उससे कोई सवाल नहीं किया। जंगल से गांव तक आते आते पेड़ पौधे फूलों की ही बातें किए। दोनों मित्रों ने निर्णय किया कि वह उसे घर ले जाएंगे। रिकॉर्डिंग रूम में मत आओ, नहीं रिकॉर्ड करत हूँ। दोनों मित्रों ने निर्णय किया कि वह उसे घर ले जाएंगे। शिखा ने उसे अपना पुत्र बनाने की बात मन में रखते हुए कहा, यह प्यारा बच्चा हम दोनों में से जिसे भी पिता कहेगा उसी का पुत्र कहलाएगा। किगवेमा गांव की सीमा तक आते आते बालक चुपचाप सिर झुकाए चलता रहा, पर जैसे ही गांव के घर दिखाई दिए, वह पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाया, पिताजी, और पफूखा के घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने घर के सभी सदस्यों, पफूखा की पत्नी और तीनों बच्चों को देखा और फिर चुप हो गया। पफूखा और सीखा दोनों मित्रों के परिवार के सभी सदस्य उस किशोर की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे। वह भी धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगा था, परंतु न तो हंसता न ही कुछ बोलता था। दोनों मित्रों ने अगर जंगल में उसका मधुर गीत न सुना होता तो उसे गूंगा ही समझते, पर वे दोनों जानते थे कि बालक बोल सकता है। घर की स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार विशेषतः पफूखा की बेटी के प्रति जैसे ज़्यादा डरा हुआ था। इससे पफूखा को अनुमान हो गया था कि इस बालक के साथ कुछ ऐसा घटा है जिसका आघात
इसके बाल मन के लिए असहनीय था, अतः इसे सहज होने में समय लगेगा। दोनों मित्र बच्चों के लिए खिलौने, खाने की चीज़ें, नए वस्त्र लाते तो इसे भी देते। बच्चों में से कोई भी इससे कुछ छीन लेता तो यह किसी से कुछ नहीं कहता, न लड़ता, न झगड़ता, न रोष प्रकट करता, न ही शिकायत करता। यह सब देखकर पप्पू खां की बेटी अपने भाइयों के व्यवहार के लिए उनको डांटती और इस बालक की वस्तुएं संभाल कर वापस लौटा देती। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। बालक का स्वभाव बदलने लगा था। उसकी आंखों से डर हटने लगा था, परंतु बोलता वह अब भी नहीं था। घर के बच्चों और औरतों के प्रति वह विनम्र था, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह कुछ बोलता ही नहीं था और न ही कोई जवाब देता था। घर के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनने के लिए कई प्रकार की कोशिशें करते थे, पर अंततः निराशा ही हाथ आती थी। एक दिन जब पप्पू खां और शिखा गांव की हाट से लौटे तो अपने घर पहुंचकर पप्पू खां चुपचाप जाकर आंगन में बैठ गया। बच्चे उसे इस तरह चुपचाप बैठे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हर बार पप्पू खां हाट से लौटता था तो घर के द्वार पर पहुंचकर ही आवाज़ लगाता था कि आओ सब दौड़कर आओ, देखो हाट से क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। परंतु आज सामान तो लाए हैं पर बोल नहीं रहे हैं। कुछ बुरा या कोई दुर्घटना तो नहीं घटी, सभी सोच रहे थे। पप्पू खां की पत्नी नाश्ता लेकर पति के पास आ गई और पीछे पीछे बच्चे भी डरते हुए पहुंच गए। पप्पू खां ने नाश्ता किया और अपनी पत्नी से बोला, मैं हर बार हाट बाजार से अपने चारों बच्चों के लिए उनकी मनपसंद चीज़ें लाता हूँ और ये सब लेकर वे अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं। मुझे इतना बोझ ढोने, इतना थकने के बाद क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मेरे बच्चों में जो भी कहेगा कि आप हमारे लिए क्या लाए हैं, मैं उसे ही उसकी पसंद की वस्तु दूंगा। परंतु अंत में उसे यह भी कहना होगा कि पिताजी, आपका ये उपहार पूरी दुनिया का सबसे अच्छा उपहार है। पत्नी ने भी पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलो बच्चों, अपने पिताजी की बात आपने सुन ली, अब अपना काम करो। माँ की बात अभी भी पूरी नहीं हुई थी कि उनकी बेटी दौड़कर पिता के गले से लिपटकर बोली, पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और आपके लाए हुए उपहार दुनिया के सबसे अच्छे उपहार हैं। पिता ने बेटी के माथे को चूमकर उपहार में खिलौने और फल दिए। इससे पहले कि पप्पू खां के दोनों बेटे भागते आते, वह बालक दौड़कर पप्पू खां के गले लग गया। गले से लिपटकर रोते हुए बोला, पिताजी, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? पूरा घर उसकी आवाज़ सुनकर आनंद से भर गया और 10 महीने बाद लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी थी। पप्पू खां फफक कर रोने लगा, क्योंकि पिताजी, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? इस एक वाक्य ने उसकी सारी यादें लौटा दी। उसे पप्पू खां और उसकी पत्नी में अपने माता पिता दिखाई दे रही थी। पूरा परिवार उसे घेरे हुए था और सभी का प्यार पाकर वह गदगद हो उठा और बोला, माँ, पिताजी, आप सदा हम बच्चों को उपहार देते हैं। आज आपका ये बेटा भी आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहता है। आप स्वीकार करेंगे क्या? सभी एक स्वर में बोल उठे, स्वीकार करेंगे।
उस बालक का सुरीला गीत पूरे घर में गूंजने लगा। अब उसके गीत में दर्द नहीं, केवल आशा और विश्वास था। गीत के स्वर शिखा के घर तक भी पहुँचे। शिखा ने उस स्वर की मिठास पहचान ली और अपनी पत्नी के साथ दौड़ता हुआ पफूखा के घर पहुंचा। वहाँ एक दृश्य देखकर दोनों आनंद विभोर हो गए। जिनयांग गांव के उस बच्चे के पास उसके बचपन की यादें लौट आई थी। किसी भी दुष्कर्म की याद उसे नहीं थी। सारी बुरी यादें जाफू पर्वत श्रृंखलाओं के दूसरी ओर कहीं पीछे छूट चुकी थी। अब वह किगवेमा में पफूखा परिवार का बेटा था। उसके गीतों की मिठास सबको आशा और विश्वास का संदेश देती थी और शिखा चाचा द्वारा सिखाई टोकरियों और डालियों बनाने की कुशलता उसकी कल्पनाओं के रंगों से रंग कर इतना खूबसूरत रूप ले लेती थी कि घरों में उसकी बनाई टोकरियों का होना गौरव की बात समझी जाने लगी थी। पफूखा और शिखा द्वारा एक अनजान बच्चे को स्नेह और अपनेपन के उपहार द्वारा नया जीवन मिला। ऐसा जीवन जिससे दो परिवारों को ही नहीं, पूरे समाज को अपने गुणों की मधुर सुगंध के पावन उपहारों से भर दिया। पफूखा और शिखा के उस पुत्र की कथा आज भी नागा समाज के बड़े बुजुर्ग प्रेम से सुनाते हैं।